हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 23 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस पर। आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम 3 एडिटोरियल आर्टिकल पर बात करेंगे। पहला, क्राउडेड एट द टॉप। सेकंड आर्टिकल आज का रहेगा फैक्टरिंग इन द रिस्क। और लास्ट आर्टिकल जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, रोड टू चाइनाज 20th पार्टी कांग्रेस। चलिए वन बाय वन तीनों ही आर्टिकल को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है, क्राउडेड एट द टॉप, ये पूरा आर्टिकल भारत का जो चेस, इस खेल के भविष्य के बारे में डिस्कस कर रहा है, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं और चेस गेम के इतिहास के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, इनको लगातार तीसरी बार आर प्रज्ञानंदा ने हरा दिया। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को हम थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, ये मैग्नस कार्लसन है, इनको आर प्रज्ञानंदा हराए, वो फाइनल मोमेंट है। इनको बिलीव नहीं हुआ, लगातार तीसरी बार इनकी रैंकिंग में काफी पीछे हैं आर प्रज्ञानंदा। वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन रह चुके हैं, बावजूद इसके आर प्रज्ञानंदा लगातार तीसरी बार जीतते हैं। हालांकि जो FTX क्रिप्टो कप होता है, उसको आर प्रज्ञानंदा जीत नहीं पाते हैं, वहां पर जीत मैग्नस कार्लसन की ही होती है। आर प्रज्ञानंदा दूसरी पोजीशन इनकी रहती है। अब आगे बात किया जा रहा है कि भारत का जो चेस ओलंपियाड अभी हुआ था भारत में, वहां पर जो 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते, उसमें भी आर प्रज्ञानंदा का काफी अहम रोल हो जाता है। आर प्रज्ञानंदा के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करते हैं तो डी गुकेश, इनका नाम काफी प्रमुख रहा है चेस ओलंपियाड में, इनका काफी बोलबाला देखा गया था। इसके अलावा अर्जुन इरिगैसी, निहाल सरीन, रौनक सधवानी, ये सभी खिलाड़ी काफी प्रॉमिसिंग है भारत के लिए। भविष्य में इनसे बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वन बाय वन अगर हम बात करते हैं तो डी गुकेश जो चेस ओलंपियाड में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और वर्तमान समय में ये अपनी रैंकिंग सुधार रहे हैं और टर्किश चेस सुपर लीग में डी गुकेश अपना वहां पर इस समय मौजूद है, वहां पर खेल रहे हैं। इसके अलावा जो अर्जुन इरगैसी हैं, इन्होंने भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया। निहाल सरीन, रौनक सधवानी, ये सब अलग अलग टूर्नामेंट में ये काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे आर्टिकल में ये भी बात कहा जा रहा है कि सबसे खास बात यह है कि ये जो अलग अलग डिफरेंट ग्रैंड मास्टर इस गेम में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सारे प्रदर्शन एक समय पर ही दिखने को मिल रहा है। ये काफी सुखद संयोग है। इससे पहले भारत के चेस खेल की बात करें तो अकेले एक खिलाड़ी ने पूरा दारोमदार संभाल रखा था, विश्वनाथन आनंद। अभी इनकी विरासत को संभालने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जो काफी प्रॉमिसिंग भी दिख रहे हैं। इससे बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो भारत का चेस भविष्य वो काफी सुरक्षित हाथों में है। इसके अलावा आजकल जो चेस की जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो क्वालिटी कोचेस की बात हो, बेटर एकेडमीज की बात हो, कई कोचेस जो ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं, ये देश भर में काफी आसानी से अब मिल जा रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रही। इसके अलावा जो डोमेस्टिक खेल है, इसका भी लेवल काफी ऊपर उठ रहा है। साथ साथ में अब लोगों का झुकाव चेस की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इसके अलावा जो पेरेंट है, उनका सपोर्ट इस गेम में आ रहा है, पॉपुलैरिटी चेस की बढ़ रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत का जो भविष्य है चेस के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो यह काफी बेहतर हाथों में जा रहा है और निश्चित तौर पर भविष्य का भारत चेस में और ज्यादा बेहतर करेगा, जो विश्वनाथन आनंद की परंपरा को और ज्यादा मुखर होकर दुनिया के सामने लेकर आएगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट आर्टिकल की जो हम बात करेंगे यह है फैक्टरिंग इन द रिस्क। अभी रिसेंट में जो मॉनसून के रेनफॉल हैं, ये पिछले साल की अपेक्षा इस साल 8% ज्यादा हो रहे हैं। अब मैदानी इलाकों में कई जगहों पर उतनी समस्या नहीं दिख रही, पर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो अभी रिसेंट में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड होते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है,
कई जानें वहां पर चली जाती हैं। विशेष तौर पर अगर हम हिमाचल की बात करें, मंडी, कांगड़ा, चंबा, ये सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। इसके अलावा कई दूसरे जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्कूल बंद हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ठप पड़ जाती है, प्रोडक्टिव जो आवर्स होते हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, मवेशी बहुत बुरी तरीके से हताहत हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों का जो जीवन निर्वाहन रहता है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, बहुत तरीके से फिनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो जो भी ये मौसम के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जो माउंटेनस एरिया है वहां पर जो क्लाइमेट के जो एक्सट्रीम ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये और ज्यादा देखने को मिल जा रहा है। अभी एक रिपोर्ट की भी बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहाड़ी इलाके हैं वो जो स्वाभाविक जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनसे इनमें खतरा मैदानी इलाकों की अपेक्षा कहीं ज्यादा हो जाता है। और इन सब के अलावा पहला अव्वल तो खतरा ज्यादा होता है, दूसरी बात अगर हम करें तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर देखा जा रहा है धीमे धीमे, चाहे वो टूरिज्म हो या दूसरे जो डेवलपमेंट जो कार्य होते हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, चाहे वो रोड बनना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना हो। अब इससे क्या होता है, जो एक नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से टोटल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने की वजह से जो ये क्लाइमेटिक जो इवेंट होते हैं ये और ज्यादा बुरी तरीके से इन एरिया को प्रभावित करते हैं। चाहे वो साइक्लोन की बात हो, चाहे वो ड्राउट सूखे की बात हो, फ्लड की बात हो, लैंडस्लाइड की बात हो, कहीं पर बादल फटने की घटना हो, इन सबके जो इवेंट है, कैजुअलिटी है, वो डे बाय डे ज्यादा देखने को मिल जा रही है। वहीं बात करते हैं जो वार्निंग सिस्टम होता है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कहां पर दुर्घटना होने वाली है, जिसके लिए भारत में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये इसका जिम्मेदार रहता है। ऐसा देखा गया है कि जब साइक्लोन की बात आती है तो यहां पर ये काफी बेहतर कार्य कर रहा है, काफी प्रभावी सिद्ध हो रहा है। पहले के मुकाबले अब साइक्लोन से होने वाले जो भी दुष्प्रभाव हैं, जान माल की हानि है, वो काफी कम हो पाती है क्योंकि पहले से सटीक अंदाजा लग पाता है। पर जब हम बाढ़, सूखा इत्यादि जब इवेंट की बात करते हैं, स्पेशली फ्लड की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा देखा गया अभी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इनकी फोरकास्टिंग उतनी सटीक नहीं हो पाई, कई बार गलत होती है, कई बार टाइम के बाद आती है, और कई बार ये जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वहां तक देर से पहुंच पा रही है, जिससे कि जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो उनका और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाता है। अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट जो वर्क है माउंटेनेंस एरिया में उसको इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ में साधते हुए किस तरीके से किया जाएगा। साथ साथ में जो भी वैज्ञानिक जो एडवाइस होती है, साइंटिफिक एडवाइस होती है, जो कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं कि किस एरिया में जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या मापदंड रखने चाहिए, उसका कितनी कड़ाई से पालन होगा। तो इस आर्टिकल में इस बात को डिस्कस किया गया है। दोस्तों आज का जो लास्ट आर्टिकल है इसकी हम बात करेंगे, रोड टू चाइनाज 20th पार्टी कांग्रेस। आगे बढ़ने से पहले जो चाइना की पार्टी कांग्रेस होती है, देखिए ये विकिपीडिया से, चाइना की जो नेशनल कांग्रेस ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये हर 5 साल में होती है। इसके अलावा ये थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो जो चाइना की जो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस ये है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो चाइना की जो सुप्रीम बॉडी हम कह सकते हैं, सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ये रहती है। यहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि किन कौन कौन से लोग जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें बने रहेंगे, किनका प्रदर्शन कैसा है, सबका मूल्यांकन होता है, और उसी के हिसाब से लोगों को और नए लोगों को सम्मिलित किया जाता है। जो पहले से लोग बने हुए हैं उनको बाहर किया जाता है। इन सबके साथ में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो प्रेसिडेंशियल शिप रहती है चाइना की, वो कैसा प्रदर्शन कर रही, जो व्यक्ति है वो कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, ये भी इस कांग्रेस पार्टी में डिसाइड होता है। दोस्तों अब इस आर्टिकल में बात करते हैं तो अभी जो इस साल के अंत तक में ये
जो 20वीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ये होल्ड होगी चाइना में। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या क्या इस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी होने वाली है 20वीं, इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, इसी बात पर पूरा ये आर्टिकल घूम रहा है। हालांकि चूंकि चाइना में बहुत सारी चीजें वो स्वतंत्र मीडिया में बाहर नहीं आ पाती, इसलिए अभी सब कुछ सिर्फ एक अंदाजा लगाया जाएगा। बाकी क्या होगा वो जब कांग्रेस की पार्टी इनकी हो जाएगी, उसके बाद से जो कांग्रेस का सम्मेलन है जब ये खत्म हो जाएगा तभी पता लगेगा कि वास्तविक में क्या क्या चीजें हुई थी। हालांकि मिस्टर M.K. नारायणन जो इसके राइटर हैं, इनके मुताबिक अभी ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिस्टर शी जिनपिंग ये अपने पद पर बने रहेंगे। आगे इसमें यह भी बात कही जा रही है कि ऐसा इस जो 20वीं जो कांग्रेस पार्टी हो रही है, इसमें इस बार की जो चाइना की जो कांग्रेस पार्टी होगी, चाइना इस वक्त एक मुश्किल दौर से, चाइना समेत जो पूरी दुनिया है एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और विशेष तौर से चाइना की भी बात करें, वहां पर भी कई समय बाद एक मुश्किल दौर से जिस वक्त चाइना गुजरेगा तब वहां पर यह कांग्रेस सम्मेलन होने जा रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट की बात करते हैं, वहां पर चाइना के सामने इस समय बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 2012 जब पहली बार शी जिनपिंग इस पार्टी को अटेंड करते हैं और 2022 अब जब इस पार्टी को ये अटेंड करेंगे तो उसमें क्या क्या अंतर आ चुका है, इस पे भी आगे बात कही गई है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो चाइनीज जो लीडरशिप है उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, विशेष तौर पर यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में इसका महत्व खत्म हो चुका है, इसकी रिलेवेंसी खत्म हो गई है। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में ये नाकाम रहा है। इसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी जो कंसेंसस बने थे, जो दुनिया में जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने थे कि क्या डूज क्या डोंट, किस तरीके से एक जो वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा डिसाइड होगा, वो आज के समय में ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। और आगे ये भी बात कही जा रही है इसमें कि अभी चीन में जो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो चाइना की जो यूनिटी है वो अंदर से डिस्टर्ब ना हो, वो यूनिटी बनी रहे, इस वजह से राष्ट्रवाद को भी वहां पर हवा दी जा रही है। इसके अलावा जो अपने जो पूरे एरिया की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक या चाइना जिसको एशिया पैसिफिक टर्म जिसके लिए इस्तेमाल करता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर चाइना जो अपना डोमिनेंस है उसको बार बार बढ़ाने का प्रयास करता है। जो एस्केलेशन चाइना की तरफ से बार बार होते हैं वो अभी रिसेंटली देखा गया, मिस्टर शी जिनपिंग इनके टर्म में ये काफी एग्रेसिवली चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इसको हवा दे रहे हैं। अब चाहे ये बात हो कि चाहे जो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उसकी हम बात करते हैं, या न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं, हर फ्रंट पे चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आता है। चाइना जो वर्तमान में 15 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास नजर आ रहा है, वो दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री को होल्ड कर रहा है। इन सब के अलावा यह भी आर्टिकल में बात कही जा रही है कि अब जो शी जिनपिंग इनके द्वारा जो एग्रेसिव एक फॉरेन पॉलिसी जो चाइना ने अपना रखी है, इस पर कांग्रेस की मुहर उम्मीद है कि इस बार लग जाएगी। और जो अभी जो ताइवान का रिसेंट जो इंसिडेंस हुआ था, वहां पर जो मिस पेलोसी यूएस की जो स्पीकर है उनकी जो विजिट होती, उससे जितने भी टेंशन अभी इर्द गिर्द वहां पर पूरा ताइवान के इर्द गिर्द टेंशन बिल्डअप हुआ है, चाइना और यूएस के रिलेशन में जो खटास आई है, ये बिल्कुल ऐसी उम्मीद इसमें मानी जा रही है कि जो चाइना की जो कांग्रेस सम्मेलन होगा वहां पर शी जिनपिंग को सबका साथ मिल जाएगा। इन सब के अलावा जो चाइना में अभी शी जिनपिंग के द्वारा यह भी है कि जो यूएस और उनके जो भी अलाई हैं सब के एक दूरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक ऐसा समय जब माना जा रहा है कि जो पश्चिमी जगत है वो भी संकट के दौर से गुजरा है, रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस ऑलरेडी जो चल रहा है उसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब है पूरे, और साथ साथ में मेजर कंट्री जो वर्ल्ड है वहां पर कई जगहों पर
इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इवन कुछ जगहों पर रिसेशन आने की संभावना है। डिप्रिसिएशन ऑफ मनी बहुत जगहों पर हो रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड सब चीज़ को मेंटेन करने का चैलेंजेस बन गया है। ऐसे में चाइना के पास ये एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से भी चीज़ें सामने आ रही है कि जो पूरे खित्ते पूरे रीजन में ये अपने महत्व को, अपने वर्चस्व को, अपनी जो नीयत है चाइना की, कि चाहे वो आसपास के जो भी विवादित देश हैं, चाहे वो ताइवान हो या दूसरे रीजन हो, सबको किस तरीके से चाइना अपना प्रभाव वहां पर और ज़्यादा मजबूत कर सके, इसका भी स्कोप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इन सब के अलावा यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो, वहां पर भी शी जिनपिंग के द्वारा जो कोविड-19 के समय जो पैंडेमिक हुआ है, जितने भी अटेम्प्ट जो शी जिनपिंग गवर्नमेंट द्वारा चाइना में इसको कंटेन करने के लिए किया गया है, और साथ साथ में एक ऐसा मैसेज जो चाइना की डोमेस्टिक पॉलिसी है वहां पर भी प्रदान करना कि जो पश्चिमी देश हैं वो लगातार चाइना को दूसरे जो हर एंड है उस पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कोविड-19 इश्यू हो, चाहे वो चाइना की सोवरेनिटी का इशू, चाहे वो चाइना की बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो, या चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज हो। बट चाइना हर जगह एक स्ट्रांग पावर की तरीके से इमर्ज कर रहा है। इन सब के अलावा जो पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना है उसको भी बूस्ट देने का संभावना इस कांग्रेस में देखा जा सकता है, चाहे वो बजट बढ़ाने की बात हो या दूसरे और प्रावधान की बात हो। इन सब के अलावा अभी जो चाइना की तरफ से जो दो रीसेंट इनिशिएटिव हुए हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो कि अभी जो लास्ट मेजर इनिशिएटिव चाइना का जो हुआ था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का बीआर जो हुआ था, उसके लगभग 9 साल बाद देखा जा रहा है चाइना ने कोई मेजर इनिशिएटिव लॉन्च करने का प्रयास किया है। देखना दिलचस्प होगा कि जो चाइना की कांग्रेस है वो इन सब इनिशिएटिव को कितना महत्व देती है, और ऐसा बिल्कुल अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना की जो कांग्रेस है वहां पर शी जिनपिंग के साथ सब लोग खड़े मिलेंगे। इन सब के अलावा जो चाइना है वहां पर अभी हाल फिलहाल में जो आत्मनिर्भर की बात शी जिनपिंग द्वारा लगातार दोहराई जा रही है, इस बात को ऐसे भी देखा जा रहा है कि अभी आने वाले समय में चाइना जो दूसरे यूरोपीय देश हैं, चाहे वो यूएस हो, यूरोपियन देश हो, जापान हो, जिन पे चाइना के इकोनॉमिक रिलेशन काफ़ी ज़्यादा, चाइना और जो दूसरे देश है एक दूसरे से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, वहाँ पर चाइना अपनी डिपेंडेंसी कम करने का प्रयास करेगा। इन सब के अलावा साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जहाँ पर चाइना काफ़ी डोमिनेंट और इमर्जिंग एक पावर की तरीके से वहां पर नजर आ रहा है, वो जो ग्लोबलाइज्ड एरा है वहां पर चाइना अपनी साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपनी डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास करेगा। इन सब के अलावा जो कुछ कंसर्न के रूप में देखा जा रहा है वो आइडियोलॉजिकल इश्यूज, जो आइडियोलॉजिकल द्वंद्व है, ये देखा जा रहा है इसको कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा है वहां पर किस तरीके से डील किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो अमीर होना, वो कोई कहीं से भी अगर कोई व्यक्ति अमीर होता है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, अमीर होना बुराई नहीं है, पर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वहां पर समता की बात कही जाती है, बराबरी की बात कही जाती है, अमीरी और गरीबी इनके बीच में बहुत ज्यादा खाई न पैदा हो जाए ऐसे प्रयासरत रहने की बात कही जाती है। और जो शी जिनपिंग ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ये बहुत ज्यादा एक फर्म बिलीवर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस की पार्टी है वो इनके इस जो फर्म आइडियोलॉजी के इनका बिलीफ है इसको किस तरीके से लागू करने का प्रयास होगा, अथवा शी जिनपिंग को अपनी पॉलिसी में किस तरीके से बदलाव करना होगा, ये जो कांग्रेस सम्मेलन है उसके बाद ही पता चलेगा। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में यह भी कहा जा रहा है कि अभी अगर हम बात करते हैं कि जो चाइना अगला जो अपना ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो वर्तमान के समय में देखा जा रहा है कि अगर ग्लोबली हम बात करें, दुनिया भर में बात करें, तो एक एंटी चाइना सेंटिमेंट ये ग्रो कर रहा है। अब ये चाहे कोविड के दौर से देखा जा रहा है, कोविड से पहले भी देखा जा रहा है, कोविड के दौर हो गया हो, यूएस और जो रशिया के बीच में इस समय तनातनी है, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जिस तरीके से चाइना रशिया को
बिल्कुल बिना किसी शर्त के सपोर्ट दे रहा है। और जो अपना भारत की भी बात करते हैं या दूसरे देशों की बात करते हैं तो वहां पर चाइना, चाहे वो यूएन में अपने वीटो शक्ति की बात हो, चाइना जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर जो डिफरेंट जो छोटे छोटे जो देश है वहां पर अपनी दादागिरी जमाने की बात हो, या अन्य जो दूसरे जो इश्यूज हैं उसको किस तरीके से ये यहाँ पर डील किया जाएगा, उसके लिए कैसे प्लान बनेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इन सब के अलावा लास्ट में ये भी बात कही जा रही है कि इतना तो निश्चित है कि शी जिनपिंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो जाओ जियांग इनके साथ हुआ था। शी जिनपिंग इनकी जो दावेदारी है, जो हेड ऑफ ये गवर्नमेंट बने हुए प्रेसिडेंशियल शिप है, उम्मीद करते हैं कि इनको तीसरा टर्म भी इस पर मुहर लगा दिया जाएगा। हालांकि जो जाओ जियांग इनकी बात करते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी थे 87 से 89 के बीच में, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कारण ये रहता है कि जो उस समय जो लीडर, जो सुप्रीम लीडर रहते हैं डेंग, इनसे इनके मतभेद बढ़ गए थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस सम्मेलन होने वाला है चीन का, उसके क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं होगा अपितु पूरे विश्व के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरीके से चाइना अपने आगे की पॉलिसी को तैयार करेगा, काफी कुछ जो 20वीं कांग्रेस सम्मेलन है उस पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही।